Good afternoon. Now we are going to start with John Keats poem Bright Star. अभी तक हमने रोमांटिक पोइट्स को पढ़ा और रोमांटिक पोइट्स की जो स्टार्टिंग थी, रोमांटिक एज के जो पोइट्स हम पढ़ चुके हैं वर्ड्सवर्थ से शुरू हुआ था। फिर हमने कॉलरिज पढ़ा, लॉर्ड बायरन, शैले की ओड टू अ स्काईलार्क कंप्लीट करने के बाद अब हम लास्ट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स पर आए हैं और हम उसकी पोएम ब्राइट स्टार से स्टार्ट करेंगे। ब्राइट स्टार जो है पोएम, वो उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स और प्लेस से इंस्पायर्ड होकर लिखी और शेक्सपियर ने जो अचीव किया अपनी लाइफ में, कीट्स वही अचीव करना चाहता था और इसीलिए उसने ये पोएम लिखी है। बेसिकली कीट्स की लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा सा रहा और उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी, बट वो उतना लंबा लाइफ स्पैन उसने नहीं जिया है। उसकी जो अर्लीस्ट पोएम्स थी वो तो इमिटेशन है स्पेंसर की 1813 में जो उसने लिखी, आई स्टूड टिप टॉप अपॉन अ लिटिल हिल। फिर उसके बाद की जो उसकी पोएम्स हैं, जो कि उसके फ्रेंड क्लॉडन क्लार्क ने उसको चैपमैन्स का ट्रांसलेशन दे दिया था होमर का, और उसमें इलियड को पढ़ने के बाद होमर का जो इलियड है उसने पढ़ा, उसको एक नया वर्ल्ड है ना, ब्यूटी और अपनी उन्हीं फीलिंग्स को उसने एक्सप्रेस किया है। एक उसने पोएम लिखी है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कीट्स की पोएटिक जीनियस का। और अभी जो हम पढ़ेंगे, जो सोनेट लिखी उन्होंने ब्राइट स्टार पे, एंड 1818 में जब उनके ब्रदर टॉम की डेथ हो गई और कीट बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए and never recovered from the fever. Yet Keats' genius was developing quickly, and some of the greatest poems, including the odes, were written during 1818 to 19. और कीट्स की जो रिचेस्ट ज्वेल्स है वो उसकी ओड्स हैं। मतलब उसने अपना पूरा आर्ट, अपनी पूरी जो समझ है पोइट्री को लेकर, वो उसने ओड्स में डाल दी है। और उसका जो मेडिटेटिव टेक्सचर है उसकी ओड्स का, ब्लेंडेड विद पॉइग्नेंसी ऑफ फीलिंग्स, मेडिटेटिव स्ट्रक्चर। और जसबीर जैन भी इस बात को पॉइंट आउट करती हैं कि जो क्वालिटी ऑफ हिज पोइट्री इज़ विविडली पिक्टोरियल, विद हिज अर्ली पोइट्री बीइंग वेरी सेंसुअस एंड वॉलप्चुअस। उसकी पोइट्री में फ़िलोसफिकल लेवल है, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेस्ट फॉर एंड्योरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। और वो ये भी बात कहता है, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रुथ। तो कीट्स डाइड टू यंग टू हैव बीन एबल टू फुली फॉर्मुलेट हिज फिलोसफिकल व्यूज़। और जब उसके लास्ट ईयर्स थे लाइफ के, जब वो अपने बीमार भाई को, टॉम को, जब वो नर्स कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, और बाद में वही जो फैटल डिजीज़ ऑफ कंजम्पशन था उसका शिकार वो भी हो गया। तो इसी चीज़ को बताया गया क्योंकि उस टाइम में टीबी की जो बीमारी है, जिससे उनकी डेथ हो गई, टीबी का शिकार वो खुद भी हो गया। उसके ब्रदर पहले टीबी की डेथ से उनकी डेथ हो गई, और कुछ समय बाद वो बुखार उसे चढ़ गया, वो बुखार में, और उस बुखार से टीबी का रोग का शिकार होकर उसकी डेथ हो गई। तो हम जैसे बात कर रहे थे शेक्सपियर की
वर्क्स को लेकर वो इतना एक्साइटेड था, इसलिए उसने ये पोएम लिखी है, ब्राइट स्टार। वुड आई वर steadfast as thou art, not in lone splendor hung aloft the night, watching with eternal lids apart, with nature's patient, sleepless eremite। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ब्राइट स्टार को एड्रेस करके कह रहा है, उससे बात कर रहा है अपनी पोइटिक लाइंस में, लिरिकल वॉइस में, कि वो भी ब्राइट स्टार की तरह स्टेडफास्ट होना चाहता है, कांस्टेंट स्टेबिलिटी चाहता है लाइफ में, कांस्टेंट पोल स्टार की तरह, ठीक है। एंड ही ऑल्सो लॉन्ग्स टू लिव विद हिज बिलवेड एज लॉन्ग एज इज अलाइव, ही वॉन्ट्स हर क्लोज एसोसिएशन। पोल स्टार जैसे राइजिंग और फॉलिंग सी वेव्स को देखता है, उस ब्यूटीफुल सीन को देखता है सी के, तो वो भी इमेजिन कर रहा है कि सी जो है वो क्या काम कर रही है, परगेशन का काम कर रही है। अपने शोर्स को जैसे वो प्योरीफाई कर देती है, क्लीन कर देती है, ऐसे ही हम ह्यूमंस का भी परगेशन हो जाता है। मैन लिव विद इट्स माइटी वेव्स, ही ऑल्सो सीज द माउंटेन्स एंड द फॉलिंग स्नो। सी साइड पे माउंटेन्स को देख रहा है, उन पर पड़ने वाली स्नो को देख रहा है रात के समय। तो जो ब्यूटीफुल सीन है नेचर का, उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, और पोल स्टार की स्टेडफास्टनेस में ही उसका बेसिक इंटरेस्ट है, इसीलिए उसने ये पोएम लिखी है। ही इज़ अनेबल टू आइडेंटिफाई इवन ब्रीफली विद द स्टार, कहता है नॉट इन लोन स्प्लेंडर। ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेडफास्ट एज दाउ आर्ट, क्या तुम्हारी जैसी स्थिरता में पा पाता जैसा तुम हो। लोन स्प्लेंडर हंग अलोफ द नाइट, है ना, इतनी ऊंचाई पर ऊपर आसमान में तुम हंग कर रहे हो। अलोफ्ट, अलोफ्ट का मतलब है जो बहुत ऊंचाई पर, ऐसे छूना मुश्किल है, और पूरे अपने स्प्लेंडर के साथ, पूरे अपने आभा मंडल के साथ, और अपने आप उसको पोइट जो है वो उसको वॉच कर रहा है विद एटर्नल लिड्स अपार्ट, लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस एरेमाइट। और वो यहाँ पे वो कहता है स्टार इज मैंशन एंड डिस्क्राइब द सेटिंग कैन बी थॉट एज अ नाइट एनवायरमेंट। स्टार इज कट ऑफ फ्रॉम द ब्यूटीज ऑफ नेचर ऑन अर्थ एंड इज पोजिशनड एज अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ। ज़मीन की सुंदरता ज़मीन से कट गया है और वो पैसिव ऑब्जर्वर बन गया है लाइफ का, है ना, हंगिंग अलोफ्ट इन द स्काई, ठीक है। और वो क्या कहता है, एरेमाइट, एरेमाइट कहते हैं हम हर्मिट या रिक्लूज को, और यहाँ एरेमाइट का मतलब उसका ही इज रेफरिंग टू द मून, ठीक है। प्रीस्ट लाइक इंगेज्ड इन एन एक्टिविटी ऑफ प्योरीफाइंग, जैसे जो प्रीस्ट होता है वो क्या करता है, हमें हमारी क्लेंजिंग का काम करता है ना। तो सी साइड पर समुद्र जो में आसमान में जो मून है उस वो घटता बढ़ता है विद द वेव्स, सी में जो वेव्स उठती हैं और नीचे जाती हैं उनके साथ में, ठीक है। तो वो कह रहा है, पोइट क्या कहता है, नेचर की सीन्स को डिस्क्राइब करते हुए वो कहता है कि वो उसे पोल स्टार की तरह बनना है। ही डजंट वांट टू बी शाइनिंग लाइक द पोल स्टार, है ना, उस शाइन से उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको वो स्टेडफास्टनेस चाहिए अपनी लाइफ में। और जिस तरह से समुद्र किनारे पर जब पानी बह रहा है और वो जो है पानी जब बहता है तो क्या करता है, समुद्र किनारे जो पत्थर हैं और सब है उनको सबको वॉश कर देता है ना, उनकी प्योरीफिकेशन का, उनकी क्लेंजिंग का काम वो करता है। तो पोइट जो है वो इट गेजेस एट द सॉफ्ट साइलेंट स्नो फॉल अपॉन द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स। तो नेचर की ब्यूटी में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ही मेयरली वॉन्ट्स दैट स्टेडफास्टनेस
that is a part of the pole star. Basic thing is that. तो मूविंग वाटर जो है वो किसकी तरह है, प्रीस्ट की तरह है. जैसे एक प्रीस्ट जो एरेमाइट होता है वो प्योरीफिकेशन का काम करता है, ऐसे ही जो ये मूविंग वाटर है सी साइड का, वो ह्यूमंस की जो भी गंदगी है ना, जो भी पाप है, जो सिंस है, उन सबको वो प्योरीफाई कर देता है और एब एंड फ्लो ऑफ द वाटर के साथ में सारा प्योरीफिकेशन हो जाता है. द मूविंग वाटर्स एट देयर प्रीस्ट लाइक टास्क प्योर एब्ल्यूशन राउंड Earth's human shores, gazing on the new soft fallen mask, snow upon the mountains and the moors. इसके बारे में हमने बात कर ली ना. तो वो माउंटेन्स और प्रीस्ट जैसा काम कर रहा है वो पानी, ठीक है. वाटर हैज़ अ प्रीस्ट लाइक टास्क. और फिर उसके बाद आपको एक माउंटेन दिखाया जाता है, वो माउंटेन जो कि स्नो से फुल भरा हुआ है, स्नो से ढका हुआ है, और नेचुरल चीज़ों को, नेचर की और चीज़ों को वो डिस्क्राइब करता है फर्स्ट स्टैंजा में. क्या चाहता है, सिंपली वो क्या चाहता है कि वो उस नेचर और उस फिगर को स्टार के डिसिमिलर कॉनोटेशन फॉर द लिरिकल वॉइस, दे पोर्ट्रे अ सर्टेन टोन टूवर्ड्स लाइफ, क्योंकि वो लाइफ में वो सब चीज़ अटेन कर पाए, ऐसा पोइट का मानना है, ठीक है. फिर वो कहता है नो येट स्टिल स्टेडफास्ट स्टिल अनचेंजेबल पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स ripening breast to feel forever its soft fall and swell, awake forever in a sweet unrest. सेकेंड स्टैंजा में वो लिरिकल वॉइस के बारे में बात की है उसने, क्वालिटीज़ ऑफ स्टार की बाद में बात की है, नेचर की जो सीनरी है उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो. ऑल्दो नेचर और जो स्टार है वो आपस में डिसिमिलर कॉनोटेशंस हैं, लिरिकल वॉइस में एक डिसिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं. थर्ड स्टैंजा जो है उसमें वो बताता है कि जो लिरिकल वॉइस है इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. फर्स्ट लाइन में वो निगेट कर रहा है ना, निगेशन से स्टार्ट हुई है पोएम. और लिरिकल वॉइस सेकंड में वो स्टार की स्टेडफास्ट क्वालिटी को अटेन करना चाहता है, वो एटर्नल अनचेंजेबल एलिमेंट जो उस पोल स्टार के पास है वो अचीव करना चाहता है. और फिर वो उसकी लिरिकल वॉइस पे आ जाता है. तो यहाँ पर स्टार एंड इट्स एटर्नल क्वालिटीज़ कैन बी फाउंड इन द लव्ड वंस ब्रेस्ट, building a strong bond between the main symbol of the poem and the lyric voice loved one. मतलब वो अपनी बिलवड के साथ में ऐसा ही एसोसिएशन क्रिएट करना चाहता है कि वो भी उसके प्रति इतनी स्टेडफास्ट रहे जितना कि ये ब्राइट स्टार या पोल स्टार है. ओके. जो अनचेंजेबल करेक्टर फाउंड इन द स्टार इज ऑल्सो फाउंड इन द लिरिकल वॉइस लव. The lyrical voice expresses his love, है ना, to feel forever its soft fall and swell, awake forever in sweet unrest. तो जो eternal quality है स्टार की is also found in love, तो इसलिए वो उस lyrical voice को attain करना चाहता है, awake forever. Still to hear her tender taken breath, and so live ever or else swoon to death. तो यहाँ पे वो कहता है ही रिपीट्स द प्लेस ऑफ कंफर्ट इन द ब्रेस्ट ऑफ द लव्ड वन, है ना, किसी लव्ड वन की ब्रेस्ट पर सिर रखकर सो जाना, ताकि उस लव की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए उसके क्लियर, उसके क्लोज एसोसिएशन में रहना चाहता है ना, ताकि वो उसकी टेंडर टेकन ब्रेथ को सुन सके, क्लियरली सुन सके. तो यहाँ लिरिकल वॉइस ऑल्सो एम्फेसाइजेज ऑन द एटर्नल क्वालिटी ऑफ द लव्ड वन विच एसोसिएट्स इट विद द इमेज ऑफ द स्टार प्रीवियसली पोर्ट्रेड. जो फाइनल लाइन है पोएम की, कहता है अवेक फॉर एवर इन अ स्वीट अनरेस्ट स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रेथ एंड सो लिव एवर और एल्स सून टू डेथ. इसी कंडीशन में रहना चाहता है, अदरवाइज वो कहता है सून टू डेथ, ही वॉन्ट्स टू डाई
ही वॉन्ट्स टू लिव इन लव, लिव विद हर, विद हिज बिलवेड, लिव इन लव और टू डाई। इसलिए ऑल्टरनेट ऑफ डेथ इज प्रेजेंटेड एज ऑपोजिट ऑफ लव, आइदर लव और डाई। सो लव एवर और एल्स स्वून टू डेथ। तो बेसिकली उसका ये मानना है इस संसार में रहने के लिए वो ब्राइट स्टार को एड्रेस करके कह रहा है कि वो उसकी जैसी स्टेडफास्टनेस वो लाइफ में चाहता है। और बेसिकली उसका मतलब ये है कि ये दिस इज़ अ लव सोनेट। तो वो बेसिकली उसका जो सजेशन है वो ये है कि वो अपनी बिलवेड के क्लोज एसोसिएशन में रहना चाहता है, उसके दिल की धड़कन को सुनना चाहता है, उसके करीब रहना चाहता है। तो लाइफ में वो कुछ और अटेन नहीं करना चाहता, इसीलिए वो कह रहा है आइदर लव और ही विल डाई, हाफ इन लव विद ईजफुल डेप्थ। बेसिक थिंग इज दैट ही इज इन लव विद ईजफुल डेथ। ठीक है, इसीलिए लास्ट की जो लाइंस हैं वो उसकी कमिंग डेथ को भी बता रही हैं, दैट ही हैज़ सम सेंस दैट ही इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून। ठीक है, तो इसीलिए वो इसने ये लाइन यूज़ की है दैट आइदर लव और डाई। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू ऑफ दिस sonnet. Thank you so much.